प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। ये क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्लासेस को करते हैं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्लास में सारे अब तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में जितने टाइप के भी जीके जीएस के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। सिर्फ 5 क्लासेस लूँगा आपकी, और इन सभी 5 क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा जीके जीएस वाले। फिर उसके बाद बारी आएगी हिंदी और मैथ्स रीजनिंग, पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूँगा। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से एक चरम सीमा पर पहुंचेगी, और वहां से फिर आपको एक नई राह दिखेगी जो कि सिलेक्शन की होगी। 100% की गारंटी है दोस्तों। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सिर्फ मैं क्वेश्चन से ही डिस्कस करूंगा, ना कोई व्याख्या करूंगा, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। बस सिर्फ आप यकीन करें कि अगर आपके 40 क्वेश्चन हैं तो ये 15 मिनट में कवर कर दूंगा। बस सिर्फ एक आइडिया के लिए कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर है क्या, पहले उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद इतने कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके टू द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस वही आपको करने हैं। और क्योंकि टाइम तो अब ज़्यादा है नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आप समय देंगे और बहुत ज़्यादा अगर इंतज़ार के चक्कर में पड़ेंगे तो आप खो देंगे। इस बार वैकेंसी में फिर से आप अगली वैकेंसी की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि यूपीएसआई 2021 के अभ्यर्थियों के हाथ भी वही लगा, यूपी पुलिस 2018 के अभ्यर्थियों के हाथ भी वही लगा। बहुत लंबा इंतज़ार होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा। और इस लंबे इंतज़ार में बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ कैसे कैसे दिन और हालात देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बस लग जाएँ, करके दिखाना है, बस ये सोच लो मेरे भाई। आइए देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन, शुरू करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आ गया है। करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? कार रेसिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस। इन चारों में से करुण चंडोक जो संबंधित हैं, ये आपके कार रेसिंग से संबंधित हैं। और कार रेसिंग में इनका नाम सबसे पहले 2001 में आया था। फिलहाल यूँ कहें तो ये तमिलनाडु के हैं और ये बहुत ही बड़े विजेता भी हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। फिलहाल उसके बाद अब बात करेंगे दूसरा, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? करण थापर के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इनकी पुस्तक भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी, हैप्पीनेस, रेबल सुल्तान्स, वाई आई एम ए हिंदू। तो इन चारों में से कौन सी पुस्तक थी, जो कि एक टीवी एंकर रहे थे करण थापर, तो उनकी कौन सी ये पुस्तक थी? तो ये था दोस्तों डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और बहुत पुराना पेपर है। इस चीज़ को आप जो है, अगर आप पुरानी वैकेंसियों के अभ्यर्थी भी इसको देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? जो बैटरी का शब्द है, बैटरी शब्द, तो इसको किसने गढ़ा था? इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा। 28वें का जो सही ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सभी जानते थे, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब नाम बहुत ही आसानी से आपको आने चाहिए। हाँ, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ में आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल टू द कंटेंट होंगे, जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? रमाबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका। गुलामगिरी जो थी, ये एक प्रकार की, आप समझें तो अगर इसको नाम से अगर देखा जाए गुलामगिरी, तो ये कहीं ना कहीं वही समाज जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग समाज आता था, तो उसके सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्टर थे तो ज्योतिराव फूले थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा ज्योतिराव फूले पर। ठीक है। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? आर्ची, देखो, एक प्रकार के जो सर्च इंजन होते हैं, इनको पहले समझेंगे। जहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करेंगे तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो ऐसी चीज़ों को सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे गूगल होता है, ठीक है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू भी आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसी प्रकार से आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो जो सर्च इंजन आर्ची नाम का था, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एलन एम्टेज,
डेविड फिलो, मैथ्यू ग्रे या मार्टिजन कोस्टर। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो आर्ची जो था इसके जो संस्थापक थे ये थे एलन एम्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो ये 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1990 में। और ये विश्व का पहला सर्च इंजन था, ये भी, क्योंकि इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये विश्व का पहला सर्च इंजन था, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। और आर्ची को प्री वेब सर्च इंजन भी कहा जाता है, जिसमें पब्लिक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि FTP को इंडेक्स किया गया था, ठीक है। बाद में इसी सर्च इंजन के तर्ज पर गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन लॉन्च किए गए थे, ठीक है। पहले लेकिन सर्च इंजन ये था, उसके बाद इसी के तर्ज पर कौन कौन लॉन्च किया गया था? गूगल और याहू को, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा अब यहाँ पर आप देखें तो छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग मिस कर जाते हैं। और जहाँ पर कोई भी अगर मिसिंग चीज़ें, मतलब जब जो भी चीज़ें अगर आपने मिस करी तो वहाँ पर आपके नंबर तुरंत कटते हैं, और जहाँ पर नंबर कटे वहाँ पे आपका सिलेक्शन रुका। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से कौन कौन से राज्य मिलते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा एक ओवरव्यू हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ जो है, यहाँ पर देखें अगर पहला ही ऑप्शन तो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं मिलता है, इस चीज़ को समझें। अच्छा, मिलता किसके किसके साथ है ये भी देखेंगे। जबकि देखो, उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया आपका, ठीक, MP हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया, MP हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। तेलंगाना के बाद आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और इस राज्य के अगर गठन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था इसका गठन, किसका? छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अगर और थोड़ा सा देखें तो अगर ये लिस्ट में अगर भारत के किस नंबरवां का राज्य है तो ये 26वां नंबर का राज्य है, ठीक है। इस राज्य का जो नंबर है वो 26वां है। उसके बाद अगर और आगे बात करें तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये बहुत ही प्रचलित एक राज्य है, और प्राचीन काल में इस क्षेत्र में टोटल 36 गढ़ थे, जिसके कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ठीक। और ये पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों जैसे वैष्णव, शैव, बौद्ध आदि धर्मों का एक गढ़ रहा है, ठीक है। ये भारत के सबसे तेज़ी से विकसित राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा संपन्न राज्य है। वर्तमान में इस राज्य की राजधानी रायपुर है, ठीक है। अगर इसकी हम राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है वो रायपुर है। और भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप याद रखें। सीजर कप के बारे में दोस्तों पूछता है, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित है? अच्छा, ये टॉपिक भी हैं, आपको ये भी समझना होगा कि ये टॉपिक भी हैं, इन टॉपिक से आपको सवाल को तैयार रखना है। तो 4 ऑप्शन है। सीजर कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से। तो इसका संबंध जो जाएगा तो 32 का, ये बिल्कुल पूरी तरह से जाएगा। सीजर कप एक फुटबॉल का एक कप है, और ये एक नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट में टोटल 20 टीमें भाग लेती हैं, और इस टूर्नामेंट को फेडरेशन कप के स्थान पर शुरू किया गया था। किसके कप पर, किसके नाम पर? फेडरेशन कप के स्थान पर किसे शुरू किया गया? सीजर कप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और GK GS में अगर आपके GK GS बिल्कुल कमज़ोर है और आप अच्छे ढंग की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ, कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो जाए, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? देखो, बैंकिंग यानी कि आपका इकोनॉमिक, तो बैंकिंग क्षेत्र में IMPS का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर या इंटेंट पेमेंट सर्विस। अगर आपको उत्तर इसका पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो हम बताएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन जाने वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी बहुत जल्दी से अगर आप कोई पेमेंट सर्विस चाहते हैं तो उसके लिए आपको IMPS का यूज़ करना पड़ेगा, इसका सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस सेवा की जो शुरुआत की गई थी ये 2010 में ही की गई थी, और 2010 में इस सेवा को शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों,
यहाँ पर मुद्दा है फुल फॉर्म पूछना। क्वेश्चन तो 2010 का, वैसे तो अगर ये 2010 के करंट अफेयर में आए तो ये अलग बात है क्योंकि ये अंदर की बात है, लेकिन यहाँ पर पूछा है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म किसी प्रकार से भी हो भी सकता है कि ये करंट से संबंधित हो, क्योंकि जब चीज़ें कोई वायरल होती हैं या चीज़ें कोई शुरू होती हैं तब वो लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, इस वजह से हो भी सकता है कि ये तभी पूछा गया हो। वलगार बांध केरल के किस राज्य में है? तो जो वलगार बांध है ये केरल के किस किस ज़िले में है? तो केरल के किस ज़िले में है वलगार बांध? इसके बारे में देखें तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि कासरगोड, दूसरा इडुक्की, तीसरा पलक्कड़ या चौथा त्रिशूर। तो केरल के किस राज्य में है वलगार बांध? तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये पलक्कड़ सही ऑप्शन जाएगा। पलक्कड़ जो है इस ज़िले में ये स्थित है और ये बांध वलगार नदी पर ही बना, इसलिए इसका नाम वलगार बांध पड़ गया। कौन सी नदी पे? वलगार नदी, जो कि कल्पाथी पुनहा नदी की सहायक नदी है। ठीक, कल्पाथी पुनहा नदी की सहायक नदी कौन सी है? वलगार नदी। और इस बांध का निर्माण कार्य कब हुआ था? 1953 में दोस्तों। ये बहुत ही पुराना एक बांध है और ये वर्ष 1964 में पूर्ण हुआ था, मतलब शुरू हुआ था 53 से और पूर्ण हुआ था 64 में। ठीक, अगर हम बात करें तो इस बांध की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है और लंबाई टोटल लगभग 1500 मीटर है। वैसे एग्जैक्ट बात करें तो 1478 आती है। ठीक है, और इस बांध की जो जल संरक्षण क्षमता है वो टोटल 18.4 मिलियन घन मीटर है और ये बांध आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई का प्रमुख साधन भी है। कौन? वलगार बांध। ठीक है, कहाँ पे है? पलक्कड़ जिले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही अहम रोल निभाए थे, और ये एक मिक्सचर है यूपी पुलिस और यूपीएसआई क्वेश्चंस के, जो कि आपको ज़रूरी है बेहद इन क्वेश्चंस को जानना, समझना और इनके लेवल को भी समझना। अगर आप इन क्वेश्चंस में कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कितने कर पा रहे हैं ये भी आप लोग करने की कोशिश करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है के बीच? तो भारत और किस देश के बीच एक पारगमन बिंदु है सोनौली बॉर्डर? तो बॉर्डर पर भी बहुत आसान से नहीं कि बाघा बॉर्डर आ गया जो सभी जानते हैं, मैकमोहन बॉर्डर आ गया जो सभी जानते हैं, तो इस तरह नहीं। जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जो थोड़ा सा ऐसा होगा जिसको लोग बहुत कम जानकारी रखते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। सोनौली बॉर्डर, तो 36 में अगर हम देखें सोनौली बॉर्डर, तो ये भारत और नेपाल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है और सोनौली जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित एक कस्बा है। ठीक, कौन? सोनौली जो है ये एक नाम है एक ज़िले का, और ये कस्बा जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जो दोनों देशों के बीच आवागमन का प्रमुख बिंदु है या केंद्र है। सोनौली में सबसे निकट रेलवे स्टेशन नैतनवा है, जबकि सबसे निकट हवाई अड्डा जो है मैरहवा है। ये सोनौली के बारे में जानकारी थी। बाकी अगर आप यूपी के ज़िलों के बारे में भी जानते होंगे या मतलब अच्छी खासी अगर जानकारी रखते होंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे ही एक यूपी स्पेशल का भी सवाल इसको माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो लगातार बने हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कि किस नदी के किनारे है और किसकी प्रतिमा है और कितनी ऊंचाई है, तो ये बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो 37 की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो चार ऑप्शन है, 120 मीटर, 182 मीटर, 153 मीटर और 93 मीटर। तो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है इसकी, क्योंकि ये 182 मीटर की है। ठीक, जबकि आधार सहित इसकी ऊंचाई टोटल देखी जाए अगर आधार से तो 240 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, आधार का मतलब कि जहाँ से शुरुआत की गई उनके एकदम नीचे से, मतलब कि अगर पैरों से लेकर माना जाएगा सिर तक का तो 182 मीटर। अगर आधार का मतलब ज़मीनी क्षेत्र से जितना बनने की ऊंचाई अगर ली जाएगी तो 240 मीटर। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम देख लें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित साधु बेट, अगर जगह की नाम पूछ लिया जाए तो नर्मदा जिले साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है, और ये वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इस मूर्ति का इसका उद्घाटन समय भी पूछ लेता है कि कब इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये पता है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2018 को जो है इसका अनावरण किया गया था, और ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और ये जो 31 अक्टूबर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है, ठीक। मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग के किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, बाकी इसका आंसर देख भी लेते हैं। वैसे 38 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो प्रेम सिंह तमांग थे ये सिक्किम के सीएम थे। यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है? तो 39 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा कुडियाट्टम, ठीक है। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन के संबंध में सही है? तो 40 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक कौन है? बुक्स के बारे में बहुत पूछता है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 41 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? लाइपेज नामक एंजाइम, दोस्तों एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना होगा। एंजाइम और हार्मोन जो है किसके द्वारा तैयार होते हैं? एंजाइम और हार्मोन। ये एक प्रकार का अगर देखा जाए तो अगर आपको ये चीज़ें, वैसे मैं साइंस की तो एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा ही जिसमें मैं यूपी पुलिस के सारे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट हैं वो सारे ही कवर कर दूंगा, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो वैसे लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अग्न्याशय, ठीक है। हाँ, अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और इसमें जो है दोनों प्रकार के मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार का उत्सर्जन होता है, ठीक है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस कंपनी का है? तो ये चीज़ आपको बतानी होगी। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX एक पूर्ण रूप से एडवांस्ड इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव एक इसका फुल फॉर्म है और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया, यानी कि ये IBM का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मई 2019 की बात आ गई है। 24वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नौसेना अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, करमबीर सिंह। बाकी ये करंट का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2018 वाली जो पुलिस भर्ती थी उसके कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, 2016 के UPSI के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो ये चीज़ों को मिक्स किया गया है। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल, ये चीज़ देखेंगे। 46 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये है केरल का ओट्टम थुलाल। अगर बात करें तो केरल में वैसे केरल में मलयालम कविताएं भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो तमाम चीज़ें। बाकी यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो ये केरल का है। और आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कवर कराने वाला हूँ। सिर्फ 5 क्लास कर लूँगा, 5 में आपके सारी चीज़ें कवर कर दूंगा जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक हुए जो इंपॉर्टेंट है। जो देखो दोस्तों, यहाँ पर आसान क्वेश्चंस लेकर मैं नहीं आया हूँ। आसान में जैसे कुछ जिलों की मतलब कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे उनको मैंने हटा दिया है। तो आसान वाले जो सवाल होंगे उनको मैं बिल्कुल, जैसे कुछ के मात्रक पूछे गए थे बहुत आसान से, त्वरण का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस थे 60, लेकिन मैंने उनको घटाकर टोटल कर दिए हैं, बहुत कम संख्या है। तो जो 60 क्वेश्चंस थे तो उनमें से आपको यहाँ पर सिर्फ 30 या 35 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, या इससे भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वो क्वेश्चंस थे जो अभ्यर्थियों को करने में आसानी नहीं हुई थी, मतलब थोड़े टफ लेवल के थे। तो ऐसे क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जो आसान थे वो भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को सबने किया होगा, लेकिन जिनको नहीं कर पा रहे थे वो क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ। किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? ये भी एक करंट का क्वेश्चन था। 47 की बात करें तो तेलंगाना की बात थी। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये आपको जानना होगा कि 48 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक द्रास जगह है, वो सबसे ठंडा स्थान है। और ये जो है वैसे तो इसके बारे में यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें तो -45 डिग्री चला जाता है। कब? सर्दियों में जो है इसका जो टेम्परेचर हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ठंडा स्थान द्रास है, ये चीज़ याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ का, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जब युद्ध हुआ था तब भारत का रक्षा मंत्री, और अगर बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत का रक्षा मंत्री कौन था, तो तब थे बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। और जब 1971 में जब युद्ध हुआ था तब कौन थे, तब 49 की अगर बात करें तो जगजीवन राम थे। ठीक है। बस दोस्तों, आपका आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों, आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए। जो सीरियस कैंडिडेट हैं दोस्तों, सीरियस अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो 100% चाहते हैं कि सिलेक्शन वो ले लें, तो बस वो यहाँ से जुड़ जाएं, उनका 100% कल्याण होगा। इस वीडियो में तय दोस्तों, जय हिंद।